हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 22 लेकर के आया हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव का अनुप्रयोग पहला यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता का केस थर्ड सामान्य स्थिति पढ़ने वाले हैं। अगर आप अक्षीय स्थिति केस फर्स्ट और निरक्षीय स्थिति केस सेकंड नहीं पढ़े हैं तो अक्षीय स्थिति के लिए लेक्चर नंबर 20 देखिए, निरक्षीय स्थिति के लिए लेक्चर नंबर 21 देखिए। और ये लेक्चर नंबर 22 में सामान्य स्थिति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है सामान्य स्थिति पर, यानी आज का जो लेक्चर है वो केस थर्ड है। केस थर्ड बोले तो सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति यानी बोले तो जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन। बात को समझे? तो जनरल पोजीशन को पढ़ने से पहले हम छोटी मोटी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बातों को देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि अक्षीय स्थिति यानी केस फर्स्ट में क्या बोलता था? केस फर्स्ट में बोलता था कि अगर कोई ये विद्युत द्विध्रुव है, यानी ये केंद्र बिंदु हो, यहां से ये एल, तो अक्षीय स्थिति में इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी इसी लाइन पर आप बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। अगर ये केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु से ओ से आर डिस्टेंस, यहां पर बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो यहां पर जो विद्युत तीव्रता होता था ई अक्षीय यानी ई एक्सियल बराबर होता था 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब। ये हम लोगों ने डिराइव किया है लेक्चर नंबर 20 में। यानी अक्ष पर इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आएगा, बिना इसके सामान्य स्थिति नहीं समझ पाइएगा। जब अक्ष पर का बात आता है तो अक्ष पर के लिए फॉर्मूला 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब होता है। यह कैसे होता है लेक्चर नंबर 20 जाके देखिए। अब बात आया था निरक्षीय स्थिति का, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है। अगर यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यह केंद्र बिंदु है ओ, यहाँ से ये डिस्टेंस है एल, ये भी डिस्टेंस एल है। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इस मध्य बिंदु के लंबवत 90 डिग्री पर अगर आर दूरी है तो बताइए कि यहाँ पर विद्युत तीव्रता क्या होगा। तो निरक्षीय स्थिति यानी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत जो विद्युत तीव्रता होता है उसको निरक्षीय बोलते थे ई इक्वेटोरियल। ये फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p बटा में आर क्यूब। यानी अक्षीय स्थिति के लिए ये और निरक्षीय स्थिति यानी मध्य बिंदु के लंबवत के लिए फॉर्मूला ये हम लोगों ने डिराइव किया है। और ये दोनों का जरूरत है इसके थर्ड को समझने के लिए। तो ये कैसे आया, आप इसके लिए लेक्चर नंबर 21 जाकर के देखिए। ये आप समझ रहे हैं। अक्षीय 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब, निरक्षीय 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बटा में आर क्यूब। ये p क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए केस थर्ड को हम लोग समझते हैं। देखो बच्चा, केस थर्ड सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति बोले तो कोनो स्थिति में काम करेगा, यानी हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जिस फॉर्मूला के मदद से हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जिस फॉर्मूला के मदद से किसी भी प्रकार के कहीं भी विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला नहीं भी रहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरल केस, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति का मतलब ये है कि आप विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए। अक्षीय स्थिति में केस था कि नहीं, आपको अक्ष पर ही निकालना है। निरक्षीय स्थिति में भी था, कंडीशन था कि आपको विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत ही निकालना है। लेकिन सामान्य स्थिति में आप कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु पर। यानी सामान्य स्थिति का मतलब ये हुआ कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु
के केंद्र मध्य बिंदु से थीटा डिग्री किसी भी मध्य बिंदु से किसी भी बिंदु पर, चलो लो ना किसी लिख दे रहे हैं, किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है, बात समझे आप। एक कोई विद्युत द्विध्रुव है और उस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आप किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी भी बिंदु पर, कहीं भी, कितना भी दूरी पर। अक्षीय स्थिति में आप केवल अक्ष पर निकाल रहे थे, निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु के केवल लंबवत, लेकिन सामान्य स्थिति में किसी भी बिंदु पर। समझ गए बातों को? समझ गए ना जी? तो आइए हम निकालने चलते हैं। तो जिस तरह से सामान्य स्थिति कह रहा है, हम अपना एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, मानते हैं एक सिचुएशन। लो यहां से हम बनाने चल रहे हैं, इसको डिराइव करने चल रहे हैं वो फॉर्मूला सामान्य स्थिति का। तो लो बालक, हम मान रहे हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, एक ये विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये मध्य बिंदु है ओ। बिंदु ए से ओ के बीच का दूरी एल है, बिंदु बी से ओ के बीच का दूरी भी एल है, और ये मध्य बिंदु है। अक्षीय स्थिति में अक्ष पर निकाले, निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से लंबवत निकाले, लेकिन अब सामान्य स्थिति है, कहीं पर भी कोई पूछ रहा है कि बताइए है जे आप यहाँ पर बताइए, इसी बिंदु पर बताइए कि विद्युत तीव्रता क्या होगा। देखिए ये ना तो अक्ष पर है ना लंबवत है। कोई पूछ रहा है कि मध्य बिंदु से आप आर दूरी पर, ये मान लीजिए कुछ कोण बना रहा है थीटा डिग्री पर, बताइए इस बिंदु पर कि विद्युत तीव्रता क्या होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसी के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। चलते सोल्व करने। केस ये है और हम इसको सोल्व करने चलते हैं। तो सोल्व करने के पहले थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, अगर आप वेक्टर नहीं जानते हैं तो। जानते हैं तो इजली देखिए, किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालने का क्या प्रोसेस है आपको बताए हैं कि जिस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है उस बिंदु पर सभी चार्ज के कारण विद्युत तीव्रता निकाल करके और सदिश मेथड से जोड़ दीजिए। अगर इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, तो आप माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालिए और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालिए और दोनों को सदिश मेथड से जोड़ दीजिए। केस फर्स्ट में भी यही किए हैं, केस सेकंड में भी यही किए हैं, केस थर्ड में भी यही करेंगे। इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालिए, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालिए और निकाल के सदिश मेथड से आप जोड़ दीजिए। चलिए करते हैं। देखो, हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता अगर निकालने चलते हैं, देखो माइनस क्यू के कारण, ये देखना ये चीजें गलत होंगी, ये जो आपको समझा रहा हूं ये चीजें नहीं होंगी। आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, हम डायरेक्ट आपको नहीं बता रहे हैं। समझ में आएगा, एक सेकंड बाद समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, चलो बालक निकालो। तो देखो, इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता क्या होगा? माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता क्या होगा? अंदर की ओर, अंदर की ओर होगा ना जी। माइनस चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता अंदर की ओर होगा, तो अंदर की ओर होगा तो इसको मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? E बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पर क्या है? Q, अब बटा में R स्क्वायर। R बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ का बीच का दूरी, यानी ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस मालूम नहीं है। अब आप ये डिस्टेंस निकालिए। कैसे निकालिएगा? यहाँ से ये डिस्टेंस L है और ये R है, तो ये कैसे निकलेगा? ये लेंथ कैसे निकलेगा भाई? अगर ये 90 डिग्री का रहता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इजीली निकाल सकते थे। एक इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ मालूम ही नहीं है।
है कोई 90 डिग्री का? नहीं मालूम है। ये कोण 90 डिग्री का ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। कोई कोण 90 डिग्री का है ही नहीं। तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हम निकाल ही नहीं सकते हैं। कोई मेरे पास प्रोसेस ही नहीं है निकालने के लिए। क्या जी? एक ट्रेंगल दिया हुआ है और उसमें ना तो ये एंगल मालूम है, ना ये एंगल मालूम है। केवल हमको यहाँ से ये लेंथ मालूम है और यहाँ से ये लेंथ मालूम है और ये वाला एंगल मालूम है। ये 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री रहता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन ये तो 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा है। तो इस मेथड से हम विद्युत तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं। यानी इस तरह का काम करना मेरे लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो आगे कैसे बनाएंगे? यानी ये प्रोसेस पूरी तरह से फेल कर जा रहा है कि पहले इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालिए, प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालिए, निकाल करके सदिश मेथड से जोड़ दीजिए। इस मेथड को हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं बालक? तो इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये दूरी हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि कितना दूरी है, और ना ये दूरी मालूम चलेगा कि कितना दूरी है, तो हम ये प्रोसेस अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? हम लोग सामान्य स्थिति का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब चलेंगे अपना से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने। अब वही दिमाग लगा करके हम लोग निकालेंगे। तो इन फिगर को हम मिटाते हैं, और चूंकि डेरिवेशन लंबा है इसलिए ये ऊपर वाले को भी मैं मिटा देता हूं। अब समझेंगे हम लोग एक नया तरीका, एक नया प्रोसेस, जिस प्रोसेस को आप जानते हैं अगर आप पढ़े हैं सदिश तो। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप सदिश में क्या पढ़े हैं कि ये कोई अक्ष है, मान लीजिए अक्ष है। ऐसे लाइन खींचेंगे तो शायद आप कंफ्यूजन में आ जाए। लो मान लो ये अक्ष है। कौन सा है अक्ष है? एक्स अक्ष है। अगर कोई इस एक्स अक्ष से ये कोई वेक्टर है, वेक्टर सदिश, सदिश है वेक्टर ए, ये कुछ कोण बनाता है तो ये दो लंबवत घटक में टूट जाता है। आप पढ़े हैं कि ये कोई वेक्टर किसी अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बनाता है तो ये दो लंबवत घटक में टूट जाता है। एक अक्ष की ओर, एक एक्स अक्ष के तरफ और एक ये वाई अक्ष के तरफ टूट जाता है। जिस अक्ष के तरफ ये थीटा डिग्री का कोण बनाता है उधर cos थीटा में, अगर ये वेक्टर ए इस एक्स अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना है तो ये ए टूटेगा एक्स अक्ष में, तो ये ए cos थीटा में टूटेगा। और जब ये वाई अक्ष में टूटेगा तो ये किस चीज में? ए साइन थीटा में टूटेगा। यानी जिधर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है उधर cos थीटा में, और जिधर नहीं टूट रहा है उधर साइन थीटा में। ठीक, दो पार्ट में टूटता है, ये आपको मालूम है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये वेक्टर ए अब खत्म हो जाएगा। पहले इधर था, लेकिन जब उसको तोड़े तो एक इधर और एक इधर हो गया। समझे बात को? अब ये दो पार्ट में हम तोड़ दिए, एक इधर और एक उधर। जैसे 2+3, आप सोचिए ना, सिंपल सा 2+3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन आप इस 5 को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने का बहुत सारा प्रोसेस है। आप 1+4 भी लिख सकते हैं, आप 2+3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीका है तोड़ने का। तो उसी प्रकार से कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को तोड़ने के ये प्रोसेस होते हैं कि कोई वेक्टर जिस अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है उधर cos थीटा में, और जिधर थीटा डिग्री का कोण नहीं बना रहा है उधर साइन थीटा में टूटता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम अपना प्रोसेस को समझते हैं। लो बालक, लो, तो पहला केस तो जैसे कि जो हम प्रोसेस आपको बताए थे वो फ्लॉप कर गया, उससे नहीं निकल पाएगा। तो ये नया वाला प्रोसेस से देखते हैं। लो, ये विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी है, ये मध्य बिंदु है ओ, और यहां से ये दूरी एल, यहां से ये दूरी एल है। क्या लिखे? फिगर जो है थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एल से नहीं दर्शा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी एल नहीं लिख रहे हैं। चीज़ें हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि फिगर जो है खराब हो जाएगा। आपको करना यह है कि इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर,
ये r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु C है, यहीं पर आपको विद्युत तीव्रता निकालना है जो कि थीटा डिग्री पर है। चलिए निकालते हैं। आप माइनस क्यू के कारण बिंदु C पर विद्युत तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये दूरी मालूम नहीं चल पाएगा, तो हम एक नया प्रोसेस निकालते हैं। आपको मालूम है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसका वेक्टर P का जो दिशा होगा वो इधर होगा। समझ रहे बात को, समझिए बात को, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, इधर होगा। यानी इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, ये वेक्टर P, और चूंकि ये सदिश राशि है और ये सदिश राशि इससे ये इस लाइन से देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है ना जी, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये सदिश इस अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये सदिश दो लंबवत घटक में टूट सकता है, जैसे हम आपको पहले बताए थे। ये वेक्टर P इस अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए इस अक्ष से यह वेक्टर P थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। जब इस वेक्टर P को हम तोड़ेंगे तो दो लंबवत घटक में टूट जाएगा, एकदम टूटेगा। एक किधर टूटेगा, एक अक्ष के तरफ ही टूटता है। अगर ये एक अक्ष है तो इसी अक्ष के तरफ एक टूटेगा इधर। समझ रहे बात को, एक इसी अक्ष के तरफ टूटेगा और एक इससे 90 डिग्री पर, एक ऐसे है तो एक 90 इस लाइन के 90 डिग्री पर, इस अक्ष के 90 डिग्री पर, यानी बोले तो ऐसे 90 डिग्री पर। बात समझे? देखो इस वेक्टर को हमने क्या किया, वेक्टर P को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ये एक ये। अगर ये एक अक्ष है तो इस एक अक्ष में और एक ये y अक्ष में, दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। अब ये वेक्टर P इस अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो इधर किस चीज में टूटेगा? अगर P है तो इधर टूटेगा P cos थीटा में, क्योंकि जिधर थीटा डिग्री का कोण बनाता है उधर cos थीटा में। और ये इधर किस चीज में टूटेगा? जिधर थीटा डिग्री का कोण नहीं बनाता, इस लाइन पर टूट जाएगा वेक्टर P sin थीटा में, P sin थीटा में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर आप जाके पढ़िए। इस वेक्टर P इस अक्ष से थीटा डिग्री से कोण बना रहा था, इसलिए P cos थीटा में, और इसको P sin थीटा में तोड़ दिया। अब ये खत्म हो गए, ये दो पार्ट में टूट गए। अब यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। एक बन गया P cos थीटा विद्युत द्विध्रुव, एक बन गया P sin थीटा विद्युत द्विध्रुव। यानी अब यहां से लिखेंगे हम लोग कुछ बात कि वेक्टर P को दो लंबवत घटक P cos थीटा तथा P sin थीटा में तोड़ा गया, जिससे P cos थीटा, ऐसे लिखते हैं, जिससे अक्ष पर, x अक्ष पर P cos थीटा तथा, चाहे OC नाम दिए हैं तो एक अक्ष ना लिख करके OC लिख देते हैं, जिससे OC पर P cos थीटा तथा इस बिंदु का नाम देते हैं O और C है तो D, OD पर P sin थीटा होता है। अब दो विद्युत द्विध्रुव में टूट गया। अब जैसे ही दो में टूट गया तो यहां से अब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, P cos थीटा विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये अब एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, अब ये एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे। ये निकालना बहुत आसान होगा। देखो कैसे हम चल रहे हैं, P cos थीटा के कारण बिंदु C पर विद्युत तीव्रता निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनो, चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। ये वेक्टर P दो पार्ट में टूट गया है, P cos थीटा और P sin थीटा।
अब हम P cos थीटा के कारण बिंदु C पर विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे और P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे और निकाल करके जोड़ देंगे। सॉरी, बिंदु C पर विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे और निकाल करके जोड़ देंगे। तो चलो P cos थीटा के कारण निकालते हैं। P cos थीटा के कारण बिंदु C पर विद्युत तीव्रता, देखो P cos थीटा किधर है? इधर है, इधर है। और ये एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव गुण P cos थीटा है और इसके कारण यहां पर विद्युत तीव्रता निकालना है। तो देखो तो इस P cos थीटा के कारण ये बिंदु C अक्षीय स्थिति में नहीं है, अक्ष पर नहीं है। देखो इसी लाइन पर है ना जी। ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव गुण P cos थीटा है और इसके कारण बिंदु C इसके अक्ष पर ही है, अक्ष पर ही है। तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आपको मालूम है, विद्युत तीव्रता। इसलिए P cos थीटा के कारण, P cos थीटा के लिए लिखते हैं, के लिए बिंदु C अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। देख लो भाई, अक्षीय स्थिति में है। देखो इसके कारण ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसके कारण ये बिंदु C अक्षीय स्थिति में है। तो E अक्षीय क्या हो जाएगा? देख लो, अगर इसको हम E1 से लिखते हैं तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है अक्षीय स्थिति का? 1 बाई, चाहे E अक्षीय ही लिखो ना, क्या दिक्कत है? E अक्षीय 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है? 2p वेक्टर बटा में RQ होता है ना जी। तो वेक्टर E अक्षीय इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर। लेकिन ये P टूट गया है, P के जगह पर क्या लिखेंगे? P cos थीटा, क्योंकि ये कैसा विद्युत द्विध्रुव गुण है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव गुण P cos थीटा है। इसलिए इस P के प्लेस पर क्या लिखेगा? P cos थीटा। तो 2p cos थीटा बटा में RQ। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं, अक्षीय स्थिति में निकल गया। वैसे ही निरक्षीय स्थिति यानी P sin थीटा के कारण, अब इसके कारण निकालते हैं P sin थीटा के कारण। P sin थीटा के कारण बिंदु C पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। देखो P sin थीटा के लिए बिंदु C जो है, तुम देखो ये विद्युत द्विध्रुव है और इसके कारण ये बिंदु C किस चीज पे आ जा रहा है? निरक्षीय स्थिति में। देखो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल तुम देख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, निरक्षीय स्थिति में आ जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P sin थीटा के लिए बिंदु C निरक्षीय स्थिति में है, स्थिति में है। इसलिए अगर एक के हम E निरक्षीय से लिख रहे हैं, निरक्षीय, तो ये क्या हो जाएगा? देख सकते हो निरक्षीय में फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई 4 पी एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P बटा में RQ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P बटा में RQ होगा। तो E निरक्षीय बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P किसके बराबर हो गया है? P तो टूट गया P sin थीटा में, क्योंकि एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव गुण P sin थीटा है। इसलिए P के जगह पर क्या लिखेगा? P sin थीटा बटा में RQ। कोनो दिक्कत? तो E अक्षीय निकल गया, E निरक्षीय निकल गया। अब दोनों वेक्टर है, सदिश राशि है, सदिश मेथड से आप जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, इधर मिटा रहा हूं मैं, ध्यान में रखना है। E अक्षीय 1 बाई 4 पी एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा में RQ, E निरक्षीय 1 बाई 4 पी एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बटा में RQ। मैं मिटा रहा हूं इधर चीजों को। देखिए अब दोनों के कारण विद्युत तीव्रता निकल गया। अब दोनों विद्युत तीव्रता को जोड़ने चले, इसलिए P cos थीटा तथा P sin थीटा के कारण
बिंदु C पर नेट विद्युत तीव्रता, नेट विद्युत तीव्रता। अब जो नेट विद्युत तीव्रता होगा यानी वेक्टर ई नेट जो होगा वो बराबर होगा पी कोस थीटा के कारण विद्युत तीव्रता और पी साइन थीटा के कारण विद्युत तीव्रता, यानी वेक्टर ई अक्षीय प्लस वेक्टर ई निरक्षीय ना जी, यही होगा। और चूंकि देखो अब जोड़ने हम चलते हैं, अब जोड़ने हम चलेंगे तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी वेक्टर ई नेट जो होगा वो बराबर होगा, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, रूट अंडर, अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल अगर आपको मालूम है थीटा डिग्री, तो दोनों को कैसे सदिश मेथड से जोड़ते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वैसे ही ई नेट जो होगा वो बराबर होगा, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला यही होता है कि ई नेट जो होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ई अक्षीय का स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का स्क्वायर प्लस 2 ई अक्षीय इंटू ई निरक्षीय cos थीटा ना जी, यही होगा, क्योंकि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर को वेक्टर मेथड से फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐड कर दिए। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, ये p cos थीटा और ये p sin थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी बोले तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए E1 का वैल्यू क्या है, ई अक्षीय का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ई अक्षीय का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा में RQ। ई निरक्षीय का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने निकाला था ई निरक्षीय का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटा में RQ। अब सभी वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कीजिए, तो ई नेट देखिए इधर मैं लिखता हूं, शायद मार्कर भी अब नहीं चल रहा है, ई नेट, चलो देखो, तो रूट अंडर ई अक्षीय के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा में RQ का होल स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटा में RQ का होल स्क्वायर, रूट है इधर भी, इसी का है ये, हो गया, प्लस 2e अक्षीय ई निरक्षीय प्लस 2e अक्षीय बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा में RQ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, देखो p sin थीटा बटा में RQ हो गया। ई अक्षीय ई निरक्षीय cos थीटा, cos 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये इतना दूर खत्म, है इतना दूर ऐसा ही खत्म हो गया, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 0, ये इतना दूर खत्म हो गया, केवल बच गया है यही, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होने के कारण मैं चीज़ों को मिटा रहा हूँ। देखिए बोर्ड छोटा है, क्या है कि हम लोग गांव में हैं, अभी फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बाहर निकलने से मना किया गया है। हाँ तो देखिए, अब चलिए, तो ई नेट जो होगा, सॉरी ये नहीं चल रहा है, वो बराबर होगा, देखो यहाँ से 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा में RQ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटा में R स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा में R क्यूब का होल स्क्वायर
प्लस 1/4πε0 पी साइन थीटा बटा में r³ का होल स्क्वायर। और वो सब ये सब खत्म हो गया, तो ई नेट इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की। यहाँ से कॉमन क्या क्या निकल सकता है, आप देखो 1/4πε0 p बटा में r³ 1/4πε0 p बटा में r³ का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 1/4πε0 p बटा में r³ का होल स्क्वायर 1/4πε0 p बटा में r³ का होल स्क्वायर कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं 1/4πε0 p बटा में r³ का होल स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, आप देखो यहाँ से, यहाँ पर बच जाएगा 1/4πε0 p बटा में r³ निकल गया, तो 2p cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो p निकल गया है साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉमन बच जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वेक्टर ई नेट जो होता है, अब देखो यहाँ से इतना का होल स्क्वायर है और रूट है तो बाहर निकल जाएगा, ये इतना का स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा क्या 1/4πε0 p बटा में r³। अब रूट अंडर, ये इतना दूर स्क्वायर और रूट में है इसलिए बाहर निकल गया, लेकिन इतना दूर के ऊपर तो रूट अभी भी है, तो इसलिए रूट हमने क्या किया, चढ़ा दिया। रूट चढ़ाया तो क्या बचा 2p cos थीटा का होल स्क्वायर ना जी, 2p cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ना। इससे आगे बढ़ाते हैं इधर, बस हो गया है हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था हम लोगों को। ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में आता है, तीनों में से एक डेरिवेशन गारंटी रहता है, 3 को आपको डेरिवेशन कराए, तीनों में से एक रहता है। तो देखिए, तो वेक्टर ई नेट 1/4πε0 p बटा में r³, सॉरी p है तो p वेक्टर का है लिख रहे हैं, p बटा में r³। अब देखो 2p cos थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 4p² cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर 4, एक सेकेंड मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। जब यहाँ से हम p को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर p कहाँ से आएगा बालक, यहाँ पर तो p रहेगा ही नहीं, क्योंकि p तो हम बाहर निकाल लिए हैं, तो p कहाँ से फिर से इसमें नहीं, p को बाहर निकाल लिया है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो, आपको मालूम है पहले से, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना जी। तो यहीं से आप देखिए कि वेक्टर ई नेट जो होगा वो बराबर होगा 1/4πε0 p बटा में r³ इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वेक्टर ई नेट जो होगा वो 1/4πε0 p बटा में r³ रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घट गया, तो क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। यही जो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, यानी जो ई जनरल है आपका, ई जनरल यानी समान, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 p बटा में r³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
यही फार्मूला के लिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें की है। यानी जो सामान्य स्थिति का फार्मूला होता है वो 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 22 रहा। चाहते हैं ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला किसी भी स्थिति में लग सकता है और ये फार्मूला भी आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो नेक्स्ट क्लास का आप वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहे, सतर्क रहे, वेट करें क्लास ओपनिंग का। थैंक यू।